नमस्कार, राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी और साइकोलॉजी में आज का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा पर्सनैलिटी। क्या रहेगा? पर्सनैलिटी बिंदु रहेगा। चलिए, पर्सनैलिटी जो बिंदु है हमारे, अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तित्व। क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। क्या होती है पर्सनैलिटी? सामान्यतः हम पर्सनैलिटी के बारे में ये जानते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसका जो रेपो है समाज के अंदर, उसकी जो स्थिति है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में पर्सनैलिटी के संदर्भ में अलग विषय लिया जाता था और वर्तमान में उस चीज़ के बारे में अलग विषय है। कैसे? प्राचीन समय में जैसे अगर बात करें तो ऊपरी जो शरीर का बाहरी जो दिखावा है उसे पर्सनैलिटी कहा जाता था। जैसे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, अंडर सेटिंग कर रखी है, टाई लगा रखी है, बूट पहन रखे है ना, तो ऐसा लगता था कि ये कोई व्यक्ति किसी जॉब में है और उसकी अलग वैल्यू हुआ करती थी। परंतु आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है। क्यों भाई? आज व्यक्ति के ऊपरी जो ढांचा है, शारीरिक जो ऊपर का रूप दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ आंतरिक अध्ययन भी किया जाता है कि इसके पास नॉलेज कितना है। उन दोनों को मिलाकर ही व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि शारीरिक का बाह्य प्लस आंतरिक जो परिभाग है उसको देखकर ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक व्यक्ति है, बस स्टैंड के अंदर खड़ा है, उसने टाई लगा रखी है, पूरी अंडर सेटिंग कर रखी है, जूते पहन रखे हैं, बिल्कुल ऐसे खड़ा है। आप दूर से देखने पर आपको क्या लगेगा कि ये तो कोई कर्मचारी होगा, सरकारी जॉब में होगा। परंतु आप जैसे ही उसके पास जाते हैं, आप पूछते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है? भाई साहब आपका नाम क्या है? और वो कहता है कि मेरा नाम तो रामूडा है, मेरा नाम रामूडा है। अर्थात उसके बोलने से उसके आंतरिक जो विचार थे वो हमारे सामने आए और हमें लगा कि जो हमारा अनुमान था वो क्या निकला? गलत निकला। फिर हमने पूछा कि भाई साहब आप कौन से गांव के हो? तो वो कहता है कि क्यों, गांव वाला हो गए। यानी उसे बोलने का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। अर्थात आंतरिक रूप से वो क्या नहीं है? परिपक्व नहीं है। तो बाहरी रूपरेखा को देखकर किसी का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। वही आपकी पर्सनैलिटी कहलाएगी। परंतु इस शब्द के बारे में बात करेंगे, पर्सनैलिटी शब्द के बारे में। ठीक है, पर्सनैलिटी शब्द के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। एक बात ध्यान रखेंगे, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? पर्सोना। लैटिन भाषा के पर्सोना, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। और इस पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है? इस पर्सोना शब्द का अर्थ देखो क्या क्या है। पहले हम बात करें मास्क। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं नकाब, और क्या कह सकते हैं? नकली चेहरा, नकली चेहरा। और क्या कह सकते हैं? मुखौटा, या हम कह सकते हैं बहरूपिया। तो ये सब नाम हैं इसके पर्सोना के, कि पर्सोना शब्द लैटिन भाषा से बना। और इसके अर्थ क्या है? जैसे हम किसी भी काम में जाते हैं या किसी भी घर घर से बाहर निकलते हैं तो हमारा जो मुखौटा होता है वो अलग होता है, और हम उसी मुखौटे के अनुसार अपने कार्य को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। यही आपकी क्या कहलाएगी? पर्सनैलिटी कहलाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मास्क यानी नकली चेहरा, मुखौटा, नकाब, बहरूपिया, ये सब इसके नाम है। ठीक है, तो आप इसके अंदर यहाँ लिखेंगे कि मुखौटे के अनुरूप ही व्यवहार करना, मुखौटे के अनुरूप ही व्यवहार प्रदर्शित करना, व्यवहार प्रदर्शित करना, व्यवहार प्रदर्शित करना ही व्यक्तित्व है। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं तो वहाँ बड़े शालीन होते हैं, परंतु हम तो क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। परंतु आपने मुखौटा पहन लिया, आप उसी के अनुसार अपने व्यवहार को कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है? व्यक्तित्व है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे।
इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आपके यहाँ से प्रश्न आएगा पहला कि व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? व्यक्तित्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन है? ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है एडलर है। कौन है? एडलर है। इसको अच्छी तरह से रट लीजिएगा। और एडलर जो है ना, ये व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एडलर को व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक, व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा, नकाब, मास्क, नकली चेहरा, बहरूपिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मुखौटे के अनुरूप अपने व्यवहार को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तित्व कहलाएगा। और व्यक्तित्व को सर्वप्रथम परिभाषित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एडलर को दिया जाता है। और एडलर जो थे उन्हें व्यक्तिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये थी अपनी इस पर्सनैलिटी से संबंधित कुछ बातें। अब अपन कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। और सबसे मुख्य अगर बात करें कि हर पेपर में ये बार बार पूछी जाती है, कौन सी परिभाषा है भाई? ये परिभाषा है ऑलपोर्ट की। किसकी है? ऑलपोर्ट। ये लो, ऑलपोर्ट की ये परिभाषा है। अब इसको इससे याद रखो, ये परिभाषा है ना हर पेपर में आती है। क्यों? क्योंकि जो बात मैं आपको शुरू में बता के गया कि शारीरिक का अर्थ है आंतरिक और बाह्य, दोनों दोनों का अध्ययन करता है। बस यही बात ओलपोर्ट महोदय अपनी परिभाषा में कहते हैं, इसलिए परिभाषा इनकी क्या है? फेमस है। और ये कब दी थी? तो ये भी आप लिख सकते हैं 1937 में दी थी। तो आप लिखें आप लिखेंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के, थोड़ा सा इधर मात्रा मुद्राओं का आप सही कर लेना, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक, अब ध्यान रखना, ये देखो भीतर मनोदेहिक का अर्थ हो गया शारीरिक ऊपर हो गया, और मन का होता है आंतरिक होता है। तो दोनों चीजें आएंगी ना, आंतरिक और बाह्य। तो ध्यान रखना व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेहिक तंत्रों का वह गत्यात्मक संगठन है जिसमें या वह गत्यात्मक संगठन है जो भीतर जो वातावरण, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक तंत्रों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा हर एग्जाम में कभी ना कभी जरूर आती रहती है। तो देख लो, इसमें बात वही है। आप ऐसे याद रखें, ऑल पार्ट यानी शरीर के सभी भाग, ऐसे याद कर लो इसको। ऑल पार्ट यानी शरीर के सभी पार्ट। कह रहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन, भीतर का मतलब आंतरिक हो गया, मनोदेहिक, देहिक होता है शारीरिक ऊपर वाला, और मन होता है आंतरिक वाला, तंत्रों का वह गत्यात्मक संगठन है, यानी गति करते रहते हैं। हमारा जो नेचर होता है, हमारा व्यक्तित्व हमेशा बदलता रहता है। जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन, यानी वो समायोजन एडजस्टमेंट करता है, तो उसके अनुसार अपने व्यवहार को क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। बस वही तो कह रहा है। अपूर्व समायोजन का मतलब जहां जाएगा वहां अपने व्यवहार को क्या कर लेगा? निर्धारित कर लेगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओलपोर्ट की परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर अगर बात करें आइजेनिक की, इनकी भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पेपरों में बार बार पूछी जाती है। तो आइजेनिक की परिभाषा 1952 में दी थी। सेम इनके जैसी है, सेम इनके जैसे, पर इन्होंने थोड़ा सा इसको बदल दिया है। तो आप लिखेंगे व्यक्ति के
सॉरी व्यक्तित्व, व्यक्ति के ऐसे लिखना था, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, बस आ गया ना चरित्र, जिसे आप आइडल मानते हैं ना, चरित्र। चित्त प्रकृति, चित्त का मतलब आपका हृदय किस प्रकार की प्रकृति रखता है उसकी बात कर रहा है, चित्त प्रकृति। ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा, ज्ञान शक्ति तथा व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रवृत्ति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर संगठन का, शरीर गठन का करीबन या करीब करीब एक स्थायी और, देखो परिभाषाएं हैं इनको याद करनी भी जरूरी है, स्थायी और टिकाऊ संगठन है, टिकाऊ संगठन है जिसमें बस वही ऊपर वाली लाइन आएगी, जो वातावरण में व्यक्ति के अपूर्व समायोजन को निर्धारित करती है, अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। बस इन्होंने एक शब्द लिख दिया मनोदैहिक, इन्होंने उसको खोल दिया, देखो चरित्र आ गया मनोदैहिक में अपने आप, चित्त प्रकृति आंतरिक आ गई, ज्ञान शक्ति आंतरिक आ गई और शारीरिक गठन ऊपर वाला आ गया। तो इन्होंने एक शब्द लिखा मनोदैहिक, इन्होंने इसको खोल के लिख दिया, बात तो वही है, बाकी पूरी की पूरी लाइन सेम है। तो ये भी आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। फिर अपन वैलेंटाइन की परिभाषा भी पढ़ लेते हैं कि वैलेंटाइन क्या कहते हैं व्यक्तित्व के बारे में, विद्वान है वैलेंटाइन। तो ये कहते हैं कि व्यक्तित्व जो होता है ना वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ऐसे लिखना है आपने कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ठीक है बेटा, अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, योग है। देखो जन्मजात हो गया, शारीरिक गठन आ जाएगा, अर्जित आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उन सब प्रवृत्तियों में जो भी क्रियाकलाप करोगे उन सब का क्या है, योग है। ये बात किसने कही, वैलेंटाइन ने। तो आप ये वैलेंटाइन की परिभाषा याद करेंगे। फिर अगर बात करें हम कुर्ट लेविन की, कुर्ट लेविन के इसको कुर्ट लेविन बोलते हैं, तो इंग्लिश का ये इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, आदमी वही है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे व्यक्तित्व व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, ठीक है। व्यक्ति व्यवस्थाओं का, जैसी भी व्यवस्था होती है, जिस प्रकार की हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं और हम उसी के अंदर क्या कर लेते हैं, गत्यात्मक का मतलब क्रियाशील होना, और उन्हीं चीजों का क्या करते हैं, संगठन कर लेते हैं। तो यही हमारा क्या है, व्यक्तित्व है। ये किसकी परिभाषा है, इनकी। आगे हम एक दो परिभाषा और देख लेते हैं, वुडवर्थ की देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। वैसे तो इनका कोई तोड़ नहीं है, जितनी पढ़ोगे उतनी कम है। तो लिखेंगे व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मक क्रिया है, तो ऐसे याद रखो वुडवर्थ, और वुड मीन्स होती है लकड़ी, और लकड़ी में हमेशा क्या होते हैं, गुण होते हैं, ऐसे याद रख लो। तो संपूर्ण गुणात्मक जितने आपके अंदर गुण है, सच्चाई, ईमानदारी, भला करना, दयालु है ना, परोपकार, ये सब क्या है, आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। एक परिभाषा और याद कर लेते हैं बोरिंग की। बोरिंग जो कहते हैं वो कहते हैं कि वातावरण के साथ जो आप समायोजन करते हो वही है। तो आप लिख लेंगे वातावरण के साथ सामान्य, नॉर्मल, जो भी इन्वायरमेंट है आपके पास उसमें सामान्य रूप से आप जो भी समायोजन करते हो वही व्यक्तित्व है। और सताई नहीं लिखो, वातावरण के साथ सामान्य
एवं स्थायी समायोजन, स्थायी समायोजन, स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व है। ओके बेटा, तो ये थी अपनी व्यक्तित्व से संबंधित कुछ परिभाषाएं जिनको आपने उतार लिया होगा। उतार लीजिए, नहीं उतारा है तो आपने चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण, आपसे प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है कि व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया। परिभाषित करने का काम तो एडलर ने किया था, हम पीछे पढ़ चुके हैं, परंतु आपको वो ये पूछ ले कि सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, तो आज का वर्गीकरण नहीं है, ये बहुत पुराने समय का वर्गीकरण है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का जो श्रेय दिया जाता है वो हिप्पोक्रेट्स को दिया जाता है। कब किया था? 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, यानी आज की अगर माने तो 2000 ये और 2400 साल पहले ही कर दिया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे, 2400 साल पहले इसका व्यक्तित्व का वर्गीकरण हो गया। तो सबसे पहले जो विद्वान थे वो थे हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने किस आधार पर किया? कोई तो आधार होगा व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आपको उत्तर लिखना है शरीर द्रवों के आधार पे, कि हमारे शरीर के अंदर कुछ द्रव लिक्विड जो होते हैं उनके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। फिर आंतरिक प्रश्न जो बनेंगे कि कौन सा व्यक्ति किस में आएगा, तो अपन उस वर्गीकरण को देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे व्यक्तित्व का, आप यहां लिखेगा व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण, पहला वर्गीकरण 400 बीसी, हिंदी में लिखना चाहो तो ईसा पूर्व लिख सकते हो, ठीक है। बीसी में हिप्पोक्रेट्स ने ये इंपॉर्टेंट है, शरीर द्रवों, शरीर द्रवों के आधार पर किया, के आधार पर किया। कैसे? हमारे शरीर के अंदर देखो लाल रंग है, खून जिसे बोलते हो, काला भी है, पीला भी है कि नहीं है? ये सब जो कलर है ना, इन सब के आधार पे इन्होंने क्या कर दिया? व्यक्तित्व का वर्गीकरण कर दिया। तो शरीर द्रवों के आधार, पहला प्रश्न तो यही हो गया, वर्गीकरण पहला किसने किया? हिप्पोक्रेट्स ने। दूसरे की बात करें शरीर द्रव्यों के आधार पे। चलिए अब अपन बात करेंगे इनकी बुक की, कि कौन सी बुक में किया है। तो आप लिखेंगे नेचर ऑफ मैन। इस बुक में इन्होंने क्या किया है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अपन बात करें, हिंदी की बाद में बात करेंगे, पहले जो इन्होंने नाम दिया वो लिखेंगे, कैलरिक। ये याद रखना है आपने, ठीक है। आपको प्रश्न यहीं से पूछेगा, कैलरिक यानी हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं पीला पित्त। क्या बोलते हैं? पीला पित्त। अब इस द्रव्य की जिस व्यक्ति में अधिकता होगी तो उसका स्वभाव कैसा होगा? तो आप मुझे बताएं, पीला ऐसे ट्रिक से याद कर लो, जब आदमी के पीला लिक्विड ज्यादा हो जाता है, ऐसे याद कर लो, लूज मोशन हो जाए, ट्रिक से याद करना है, तो फिर वो कैसा होता है? चिड़चिड़ा हो जाएगा, शांत रहेगा क्या? नहीं, बेचैन रहेगा। तो बस वही तो है, ऐसा आदमी क्या रहेगा? बेचैन रहेगा, चिड़चिड़े स्वभाव वाला होगा। तो आप इसमें लिखेंगे कॉलरिक में, पीले पित्त में, देखो इस द्रव्य की अधिकता से व्यक्ति बेचैन, चिड़चिड़ा स्वभाव, चिड़चिड़ा, क्रोधी, धैर्यहीन, इस द्रव्य की अधिकता से व्यक्ति बेचैन, चिड़चिड़ा, क्रोधी, धैर्यहीन व तुनक मिजाजी
स्वभाव का होता है, स्वभाव का होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कैसे भी याद रखो, ट्रिक से याद रखो। ट्रिक आप याद रख सकते हैं, लूज मोशन यानी पीले होते हैं लूज मोशन। तो ध्यान रखना, उसकी अधिकता से व्यक्ति क्या रहता है, बेचैन रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, तुनक मिजाजी होता है, 1 मिनट में गुस्सा, 1 मिनट में ठंडा, ठीक है ना, क्रोधी होता है, धैर्यहीन होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला वर्गीकरण इसका है ये, पीले पित्त वाला आदमी। फिर दूसरे की बात करें, कोलरिक आ गया। दूसरे की बात करें तो आएगा मेलनकोलिक। मेलन CHALIC, मेलनकोलिक। और मेल कैसा होता है बेटा, कपड़ों पे जो मेल आता है वो कैसा होता है, तो इसे याद रखना है, वो काला होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये काला पित्त वाला है, काला पित्त। अब ये जो काला पित्त वाला होता है, ये आदमी कैसा होगा, तुम देखो, एक ट्रिक से याद करवा देता हूं। जिसमें काले पित्त की द्रव्य की मात्रा अधिक होगी, वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। आप ऐसे याद करो कि जैसे यहाँ हमारे काले काले सर्कल हो जाते हैं आंखों के नीचे, तो हम क्या कहते हैं कि ये आदमी बड़ा दुखी है यार, ये आदमी बड़ा दुखी है, वो बड़ा निराशावादी होगा, है ना। जब रोते हैं तभी तो ये आंखों के नीचे काले सर्कल हो जाते हैं हमारे, या किसी टेंशन में होते हैं तब होते हैं। तो बस वही ट्रिक याद कर लो। तो इस आप लिखेंगे, इस द्रव्य की अधिकता के कारण, इस द्रव्य की अधिकता के कारण, इस द्रव्य की अधिकता के कारण व्यक्ति दुखी, निराश, सुस्त व विषादी प्रवृत्ति का हो जाता है, विषादी प्रवृत्ति का होता है। तो ये आपको ट्रिक से करवा दिया है। मेल कैसा होता है, काला होता है, काले हमारे यहाँ सर्कल होते हैं, और वो आदमी हमेशा हम दुखी मानते हैं। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। ट्रिक से जो चीजें याद रहती हैं वो भविष्य में हम भूलते नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है सैंग्विन, या इसे हम बोल सकते हैं हिंदी में रक्ताधिक, या लाल रंग कह सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि रक्त कैसा होता है बेटा, रक्त लाल ही होता है। तो आप इसमें ऐसे याद रख सकते हो। तो जिसमें आदमी में खून ज्यादा हो, ऐसे याद, ट्रिक से याद रखो, जिस आदमी में खून ज्यादा होगा तो वो कैसा होगा, मेहनती होगा, कर्मठ होगा, है ना, उत्साह होगा उसके अंदर। तो ऐसे याद कर लो, बस इतना याद रखना है। तो इसमें लिखेंगे, इस वर्ग के व्यक्ति मेहनती, कर्मठ, यानी अपने कार्य में लगे रहेंगे। जो मेहनती होगा तो वो कर्मठ तो अपने आप ही हो गया, ठीक है। प्रसन्नचित्त, हमेशा खुश रहेगा, है ना, प्रसन्नचित्त, मेहनती, कर्मठ, प्रसन्नचित्त, आशावादी, उत्साही, वह खुश मिजाजी होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी, सांगोपांग खून होगा, ऐसे याद रखना। सैंग्विन से याद करना है आपको, सांगोपांग खून, रक्त यानी रक्त तो लाल होता है, तो रक्त जिनमें अधिक होगा तो कैसे होंगे, प्रसन्नचित होंगे। और लास्ट चौथा जो था वो अपना है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, पेपर में प्रश्न आपसे यही पूछेगा, फैलन, ठीक है, फैलन, सॉरी मैंने गलत लिख दी क्या, फ्लैगमेटिक है ये, फ्लैगमेटिक, ठीक है, फ्लैगमेटिक ये लिखेंगे। और हिंदी में इसको बोलते हैं कफ या श्लेष्मा, कफ या श्लेष्मा। तो तुम बता दो, और तो ज्यादा याद नहीं रहेगा अपने। फ्लैगमेटिक का, फ्लैग मीन्स झंडा होता है ना, झंडा जो होता है अपनी ये याद करेंगे, झंडा। और झंडे के अंदर 3 रंग है हमारे, तिरंगा झंडा है, और झंडा जो है हमारा अलग अलग प्रतीक देता है। परंतु यहाँ पे आपने देखना है कफ और श्लेष्मा, ये कब निकलता है, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं। और बुजुर्ग का मतलब
सफेद बाल आ जाते हैं। और सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का। तो बस ऐसे याद रखना है कि इसमें आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है, कप और ये कैसे व्यक्ति होते हैं, तो इसमें लिखेंगे इस समूह के व्यक्ति, इस समूह के व्यक्ति, समूह के व्यक्ति शांत, इस समूह के व्यक्ति शांत, भाव शून्यता, कोई फीलिंग नहीं होती उनमें, भाव शून्यता। ठीक है, निष्क्रिय, निष्क्रियता, वह विरक्त प्रवृत्ति के होते हैं, विरक्त प्रवृत्ति के होते हैं। ये लो, तो ये आपका किसका वर्गीकरण था? हिपोक्रेट्स का। एक बार पुनः इसको रिपीट कर लेते हैं। चलिए आपको करा हिपोक्रेट्स व्यक्तित्व और व्यक्तित्व में हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण। हिपोक्रेट्स इन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और इनका जो आधार था वो था शरीर द्रव्यों के आधार पर। इनकी पुस्तक आती है नेचर ऑफ मैन, उसके अंदर इन्होंने 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है। सबसे पहले जो वर्गीकरण किया काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले। और पीले पित्त वाले में इन्होंने बताया कि ऐसा व्यक्ति क्या रहता है? बेचैन रहता है। तो आपके सामने दिख रहा होगा, बेचैन रहता है, चिड़चिड़ा होता है, तुनक मिजाजी होता है। फिर उसके बाद में इन्होंने जो वर्गीकरण किया वो क्या था? मेलनकोलिक, यानी काले पित्त वाले। और काले पित्त वालों को इन्होंने क्या कहा था कि ये व्यक्ति जो होते हैं वो दुखी होते हैं, विषादी होते हैं, है ना, हमेशा बेचैन रहते हैं, तो निराशावादी होते हैं। फिर हमने इसी में बात की थी, ये देखो तीसरे की बात की थी हमने, तीसरा था रक्ताधिक, सैंग्विन। तीसरा वर्गीकरण सैंग्विन यानी रक्ताधिक, ऐसे व्यक्ति उत्साही होते हैं, बड़े प्रशंसित होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। और चौथा जो वर्गीकरण था वो हमारे पास था फाइलेनमेटिक, यानी कफ या श्लेष्मा, ऐसे व्यक्ति होते हैं शांत प्रवृत्ति के, विरक्त होते हैं, निष्क्रिय भाव वाले होते हैं, इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। तो ये था हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण। तो हमने पढ़ लिया इसको। चलिए आराम से नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट, अब उसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हम पढ़ेंगे क्रेस्मर का वर्गीकरण। क्रेस्मर का वर्गीकरण, क्योंकि ये जो मैं आगे करवाऊंगा आपको दोनों, क्रेस्मर और सेल्डन, ये दोनों वर्गीकरण हमें एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, सेल्डन का वर्गीकरण, ताकि हमें किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये दोनों वर्गीकरण हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।